नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक अपडेट और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी महाकुंभ को लेकर। जी हां, आज महाकुंभ का आज आखिरी दिन है, आज आखिरी स्नान है, महास्नान है, साथ ही महाशिवरात्रि का ये मौका और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां खनिज डील या फिर कूटनीति का खेल, कौन होगा पास और कौन होगा फेल। दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के बीच ये खनिज सौदा हुआ है। आखिर क्या है ये खनिज सौदा और इससे किसको फायदा हो रहा है, कैसे मिल रहा है फायदा, किसको नुकसान, तमाम चीजों पर करेंगे वार्ता। लेकिन उसके बाद जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है तख्ता पलट की आहट। जी हां, पड़ोसी देश बांग्लादेश से ये आहट सुनाई दे रही है। आखिर ये आहट क्यों आई है, क्योंकि पिछले साल ही तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद में अब एक बार फिर से इसी तरीके की आहट न सुनाई दे रही है। आखिर क्या है ये आहट, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच में बात महाकुंभ की। जी हां, महाकुंभ, महास्नान, महाशिवरात्रि। जी हां, और इसी के साथ आज हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का समापन। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और आज क्योंकि आखिरी स्नान है पवित्र महाकुंभ का, तो आज भी लाखों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। ऐसे में अनुमान यह है कि आज स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है वो लाख नहीं बल्कि करोड़ भी पहुंच सकता है। महाकुंभ में लोगों ने सिर्फ डुबकी नहीं लगाई बल्कि कई रिकॉर्ड भी वहां पर दर्ज किए गए। आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है और इसको लेकर लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है। दिखाएंगे आपको महाकुंभ से सीधी तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर 5 प्रमुख तस्वीरें। तो आज महाशिवरात्रि का ये पर्व है और महाशिवरात्रि के इस पर्व पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि पर महास्नान और किस तरीके से स्नान लगातार चल रहा है। महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं, आज सुबह की ये तस्वीरें जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और स्नान करते हुए नजर आए। हालांकि अगर हम देखें तो आज सुबह 6 बजे तक जो 65 करोड़ का जो आंकड़ा है 13 जनवरी से लेकर के अभी तक वो आंकड़ा पार हो चुका है। और आज अनुमान यह है कि आज 2 से 3 करोड़ लोग स्नान करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आज है आखिरी दिन। और आखिरी दिन देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनके ऊपर की गई। यानी कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, साथ ही प्रशासन स्वागत करता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है कि आप जो एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी को ध्यान में रखें, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का ध्यान रखें। ये अपील सभी श्रद्धालुओं से की जा रही है। और देखिए, जहां तक नजर आई जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही इस वक्त आपको नजर आएंगे संगम नगरी में, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर पे नहीं बल्कि कई किलोमीटर बड़ा ये महाकुंभ का आयोजन हुआ। और अभी तक दुनिया के नजर से अगर हम देखें तो इतना बड़ा आयोजन कहीं भी नहीं किया गया है। और इस आयोजन के साथ ही जहां कई सारी चुनौतियां भी मिली, लेकिन इसके साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अनूठी खुशी और अलग ही झलक भी नजर आई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आई। तो आज महाशिवरात्रि का ये पर्व है और महाशिवरात्रि के इस पर्व के साथ ही इस बड़े महाकुंभ का हो जाएगा आज समापन। आज आखिरी महास्नान है और इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और इसी के साथ ही रेलवे की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो भी एक बार आपको बताते हैं। रेलवे की तरफ से खास इंतजाम है, जहां प्रमुख स्टेशनों पर चौकसी इस वक्त बढ़ाई गई है रेलवे की तरफ से। इससे पहले जिस तरीके से भगदड़ की खबर जो सामने आई थी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अहम कदम और अहम इंतजाम। साथ ही अगर हम देखें तो 42 दिनों में 15,000 से ज्यादा ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड इस वक्त भारतीय रेल की तरफ से बनाया गया है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो श्रद्धालुओं को आवाजाही
में किस तरीके से मदद मिल सके उसका ध्यान रखा गया। अधिकारियों को, कर्मचारियों को सतर्क रहने के सीधे तौर पर निर्देश रेलवे की तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर प्रयागराज के पास अतिरिक्त रैक भी इस वक्त तैनात किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो तैनाती काफी ज्यादा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की रेलवे संचालन पर सीधे तौर पर कड़ी नजर है कहां, और साथ ही सीसीटीवी के जरिए भी लगातार नजर रखी जा रही है। महाकुंभ यात्रियों की देखभाल सुनिश्चित करने के आदेश रेल मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। यानी कि जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी रेलवे की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेन भी चलाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के 3000 जवानों को तैनात वहां पर किया गया है अलग अलग स्टेशनों पे। तो विभिन्न स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लगातार क्राउड मैनेजमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं वो इस तस्वीर के जरिए आपको समझा रहे हैं। प्रमुख मार्गों पर एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है और ये खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि आप ऐसा करें ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन इस वक्त पूरा जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को नजदीकी घाट पर स्नान करने की सलाह इस वक्त प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। यानी कि जो श्रद्धालु जहां पर है उसके आसपास जो भी घाट है वो वहीं पर स्नान करे, वहीं पर डुबकी लगाए। दक्षिणी झूसी मार्ग से आने पर अरेल घाट का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम वो जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है उत्तरी झूसी मार्ग से आने पर हरिश्चंद्र घाट या फिर पुराने जीटी घाट पर ही आप स्नान करें अगर आप उस रास्ते से आ रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप परेड क्षेत्र से आ रहे हैं तो उन श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि लगातार निगरानी की जा सके, क्योंकि आज है आखिरी स्नान और ये आखिरी स्नान महास्नान और काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। पार्किंग को लेकर कई जोन इस वक्त बनाए गए हैं। भीड़ के अनुसार सभी पांचुन पुलों पर भी आवागमन है। जितने भी पांचुन पुल वहां पर बनाए गए हैं उन सभी पर आवागमन इस वक्त लगातार चल रहा है जिससे कि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो पाए। भीड़ ज्यादा होने पर वैकल्पिक मार्गों की भी सुविधा वहां पर है। यानी कि अगर किसी भी जगह पर अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो वहां से वैकल्पिक मार्ग जो है उनको खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको कुछ बेहद खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की, उज्जैन की, नासिक की और इसके साथ ही देवघर की ये 5 तस्वीरें, जहां पर आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और वहां पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से बाबा महाकाल की ये तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नासिक से, और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की ये तस्वीर है, जहां पर काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना लगातार हो रही है और भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं देवघर की, और 5वीं तस्वीर है दिल्ली की। तो किस तरीके से पूजा पाठ लगातार किया जा रहा है आज महाशिवरात्रि के अवसर पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, जो कि लगातार महाकुंभ की धरती पर इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही मनीष वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं काशी विश्वनाथ से। सीधा रुख करते हैं, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे अश्विनी, जिस तरीके से महाकुंभ की अगर हम बात करें तो आज आखिरी महास्नान है और आज उम्मीद जताई जा रही है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु आज शाम तक डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर से कृतिका, और हम आपको दृश्य भी दिखाएंगे, लोगों का उत्साह भी दिखाएंगे, लोगों के उद्गार भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से 13 जनवरी के बाद से लगातार ये अनवरत सिलसिला चल रहा है। भले ही औपचारिक रूप से आज समापन होगा, लेकिन ये शाश्वत सनातन का हमारा स्वरूप है कि जो लगातार चलता रहेगा। भले ही औपचारिक रूप से आज समापन होगा, लेकिन प्रतिदिन अगर आने वाले देखे दिनों में जो लोगों का उत्साह है, लाखों से अधिक व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करेंगे त्रिवेणी में आकर। यहाँ पर कुंभ की स्थिति जब बनती है, अर्ध कुंभ और महाकुंभ की स्थितियां जब बनती है वो 6 साल 12 साल पर होती है, लेकिन यहाँ माघ में भी स्नान का महत्व है, तो त्रिवेणी पर स्नान का महत्व लगातार चलता रहेगा। और प्रशासन ने भी ये कहा, राज्य सरकार ने भी ये कहा कि सारी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी और लोग स्नान करते रहेंगे, भले ही आज औपचारिक रूप से कुंभ का समापन होगा। जो स्थितियां हैं मैं उसकी बात करूं, अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं कि विश्व कीर्तिमान बने हैं। श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा वैश्विक समागम यहाँ पर हुआ है। 65.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं अब तक महाकुंभ में। आज के अगर दिन की बात करें, 10 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से 81 लाख से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। 10 बजे तक अगर 81 लाख व्यक्ति स्नान करते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि रात मध्य रात्रि तक 2 से 3 करोड़ के बीच में स्नान करेंगे। अगर इनको आंकड़ों में देखा जाए तो आप समझिए कि 5 बार से ज्यादा
जापान जैसे देश स्नान करके जा चुके हैं, रूस जैसे देश जो है 5 बार से ज़्यादा स्नान करके जा चुके हैं, इंग्लैंड जैसे देश जो है वो 10 बार से ज़्यादा स्नान करके यहाँ से जा चुके हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो भारत और चीन की आबादी के बाद जितने देशों की आबादी है, किसी भी देश की आबादी इतनी नहीं है कि लोग यहाँ पर आए और स्नान करके जो जाने वाले की जो संख्या है। 73 देशों के राजनयिक यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, भूटान नरेश यहाँ पर आकर स्नान कर चुके हैं, 50 लाख से ज़्यादा नेपाल के लोग आकर स्नान कर चुके हैं, जो कि माँ जानकी का स्थान माना जाता है। तो आप ये समझिए कि पूरे देश और दुनिया से, सभी द्वीपों से, सभी महाद्वीपों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक ऐसा आयोजन है कि जो विश्व कीर्तिमान बना रहा है, स्वच्छता के मामले में विश्व कीर्तिमान बना रहा है, परिवहन के मामले में विश्व कीर्तिमान बना रहा है, लोगों के हैंडप्रिंट के मामले में देश की आधी से ज़्यादा आबादी और विश्व में सनातन संस्कृति को मानने वाले 60% से अधिक लोग आकर पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। और ऐसा आयोजन जो ब्रह्मांड से भी दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है। और जब इस महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही थी तब कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे थे अश्वनी, कि आखिर कैसे इतने बड़े महाकुंभ में व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि करोड़ों लोगों के आने की पहले से ही अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पास वापस आएंगे, इस वक्त मनीष वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काशी विश्वनाथ से। मनीष जी, अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर तमाम संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के दर पर लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने की गुजारिश वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष जी, ये बात तो लगातार सुबह से तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि लगातार यहाँ से सुबह से रेला लगा हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये भावनाओं और भाव की बात है। हमारे अभी संवाददाता, हमारे सहयोगी अश्विनी कह रहे थे कि ब्रह्मांड से मतलब नजारा लोग देख रहे हैं, तो वाकई देवगण भी ब्रह्मांड से देख रहे होंगे। और आज काशी में हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ में ये जो महिला है वो ये कह रही थी कि हमारी जरूर बात करवाइएगा देश के तमाम लोगों से। ये तेलुगु भाषी है, ये हिंदी भाषी है, इनके बीच में भाव क्या है। और मैं कई बार ये कहता हूं कि इसका कोई पैमाना नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोगों के बीच में समरसता कितनी बड़ी है। लोग एक दूसरे को संस्कृति से कैसे जान रहे हैं, एक दूसरे का जो लोक से लोक जुड़ रहा है, ये वाकई इसका कोई पैमाना नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप पैमाना कर सकते हैं, संख्या के दृष्टिकोण से आप पैमाना कर सकते हैं, लेकिन ये जो समरसता, समभाव, सहचर्य का जो भाव बन रहा है, इसका कोई पैमाना नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहें, काशी में आज हैं, महाशिवरात्रि पे आप हैं, क्या आपको भोले बाबा के दर्शन हुए? मुझे बहुत, पहले तो मैं मोदी जी के लिए बारंबार बहुत बहुत नमस्कार कहती हूँ मोदी जी के लिए। दूसरी, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। तीसरी बात, जो नागा बाबा है उनमें बिल्कुल साक्षात भोले बाबा दिखाई दिए हैं। और यहाँ का पूरा परिसर बहुत बढ़िया हुआ है, गुड। देखिए, अब ये हमारे साथ हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि हम हिंदी थोड़ी कम बोल पाएंगे, लेकिन इनको बोलने की उत्सुकता है। अजय, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, देश के लोग सुन रहे हैं आपको। देश के लोग, दिस इज द मोस्ट डिवोशनल डे टू Hindu people, sir. That's why that much of people comes from different states, not only India, different types of countries people also come to Kashi, sir. This is mostly devotional and Yogi ji and Modi ji government is अच्छा काम करने के लिए security अच्छा का है, sir. There is no problem to people. That much of people controlled by UP people. Really hats off to Modi ji and Yogi ji. They are మోడీ జీ అండ్ యోగి జీ సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించడానికి వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యలు చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా ఉన్నాయి సార్। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भारत महान है। मैं मोदी जी और योगी जी ये भारत का नया भविष्य निर्माण करता है। देखिए, यही बात मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो भाव है, हमारे तमाम संवाददाता आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो स्थितियों की बात कर रहे हैं, कर्मकांड की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस एहसास को दिखाना चाहता हूं, जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग बन रही है, जो उत्तर से दक्षिण मिल रहा है, जो पूरब से पश्चिम मिल रहा है, ये अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, शायद ही कोई शहर या कोई नगर होगा जो शिव या शक्ति के प्रभाव से युक्त ना हो। भारत की अर्थव्यवस्था अगर चलती है तो या तो जिस तरीके से आपने बताया कि यूपी और काशी तमिल संगम जिस तरीके से चल रहा है और उसका नजारा, भव्य नजारा जो है वो इस वक्त वहां पर देखने को मिल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष और अश्वनी, आप दोनों का।
और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां रूस और यूक्रेन युद्ध को 24 फरवरी को 3 साल हो गए हैं और युद्ध खत्म करने को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें अमेरिका रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आया। और अब इसी बीच अब यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल्स को लेकर एक डील हुई है, जिस पर जल्द ही हस्ताक्षर भी होंगे। दरअसल यूक्रेन के पास 19 मिलियन टन से भी ज्यादा ग्रेफाइट के भंडार हैं, जिनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। और यूरोप के सभी लिथियम भंडारों की अगर हम बात करें तो उसका 1/3 हिस्सा भी अकेले यूक्रेन में है, जिससे बैटरियां बनती हैं। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने 500 अरब डॉलर के खनिज की डिमांड की थी, जिसे ज़ेलेंस्की की तरफ से सीधे तौर पर नकार दिया गया था। फिलहाल अब इस डील पर हस्ताक्षर के बाद ज़ेलेंस्की को रूस के साथ चल रहे युद्ध से राहत की उम्मीद है, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि खनिज सौदे के बदले यूक्रेन को क्या मिलेगा। करेंगे इस पर बात अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये डील क्या है और इसके पीछे क्या है ट्रंप के इरादे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डालते हैं कि आखिर ये डील पूरी क्या है, क्योंकि खनिज डील है या फिर ये सियासी दाव है। यूक्रेन और अमेरिका डील पर सहमत हो चुके हैं। ये एक डील इस वक्त की जा रही है, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो यूक्रेन अमेरिका को अब अपने जो दुर्लभ खनिज है, जिन मिनरल्स की इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड की जा रही है, वो दुर्लभ खनिज अब अमेरिका को दिए जाएंगे। शुक्रवार को अमेरिका जा सकते हैं ज़ेलेंस्की। सीधे तौर पर हम देखें तो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का ये पूरा कार्यक्रम है, जो कि शुक्रवार को कहीं ना कहीं जा सकते हैं और इस डील पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस जाकर के इस डील को साइन किया जाएगा, लेकिन इस डील के मुताबिक अगर हम देखें तो यूक्रेन को क्या मिलेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर दुर्लभ खनिजों के इस बिजनेस पर अमेरिका की सीधी नजर है और अमेरिका के साथ ये डील भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी हस्ताक्षर होने बाकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डील के पीछे आखिर ट्रंप के इरादे क्या है, क्या कुछ है ट्रंप का प्लान, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। करीब 1 महीने से यूक्रेन पर ट्रंप लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, इस भंडारण पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका को यूक्रेन से ये दुर्लभ खनिज अब मिलने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर के पहले भी डिमांड यूक्रेन से की जा चुकी है, लेकिन उस दौरान ज़ेलेंस्की की तरफ से सीधे तौर पर नकार दिया गया था। बदले में यूक्रेन को अमेरिकी मदद कहीं ना कहीं मिल सकती है, जो ये खनिजों की जब हेल्प की जाएगी, यानी कि खनिज जब दिए जाएंगे अमेरिका को, तो उसके बदले में हेल्प ज़ेलेंस्की को या यूं कहें कि यूक्रेन को मिल सकती है। 500 बिलियन डॉलर के खनिज की मांग यूएस कर रहा था। खनिज ना देने पर यूक्रेन को सहायता नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस समझौते से यूक्रेन को आखिर किस तरीके से राहत मिलेगी, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्योंकि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को राहत की उम्मीद है कि अगर वो अमेरिका को ये खनिज देता है, तो जो रूस के साथ पिछले 3 साल से जो युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका यूक्रेन का साथ दे देगा। अमेरिकी सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि अमेरिकी सैन्य सहायता अगर मिल जाती है यूक्रेन को, तो वो काफी मायने रखता है रूस के साथ लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए। आर्थिक सहयोग और सुरक्षा क्षेत्र में भी मदद की संभावना सीधे तौर पर यूक्रेन को है, या यूं कहे कि वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बड़े देश है अमेरिका, और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हालांकि अभी तक सहायता नहीं प्रोवाइड की गई, रूस को दी गई है। तो ऐसे में जब ये खनिज यूक्रेन की तरफ से दिए जाएंगे अमेरिका को, तो उसके बदले में क्या वाकई यूक्रेन को हेल्प मिलेगी अमेरिका की, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल, इस खनिज डील जो ये होने जा रही है, इस डील को आप क्या कहेंगे? क्या ये एक सियासी दाव है या फिर सिर्फ एक डील है? मैं कहूँगा सियासी दाव है, और इस सियासी दाव में अभी तो ये जो डील हुई है लगभग $1 ट्रिलियन की यहाँ बात हो रही है। जिस तरह के जो नेचुरल मिनरल्स वहाँ मौजूद है, जिसकी बात ज़ेलेंस्की ने की थी, और यहाँ 350 बिलियन की डील की बात हो रही है, तो लगभग 1/3 डील की बात हो रही है। और ये नहीं भूलना होगा कि ज़ेलेंस्की के सरकार के अंदर ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो डील है ये मनगढ़ंत है, या फिर ये जो मिनरल्स की बात हो रही है ये मनगढ़ंत है। और अमेरिका, मैं कहूँगा इसके पहले भी अमेरिका धोखा खा चुका है। अगर अफगानिस्तान की बात करें, जब अफगानिस्तान में तैनात थे, अफगानिस्तान में लगभग बात की गई थी कि $1 ट्रिलियन का लिथियम वहाँ मौजूद है नेचुरल मिनरल्स के रूप में, और इसकी आज तक हमें खोज या फिर इसकी आज तक हमें कोई पुष्टि नहीं मिली है। तो एक तरह से ये एक डील है और ज़ेलेंस्की समझते हैं
कि उनके पास बहुत कुछ नहीं है यहाँ जी। पाने के लिए, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। तो एक बार फिर वो ट्रंप को डील पर वापस लेकर आए और ट्रंप को वो एक तरह से दबाव डाल रहे हैं ट्रंप पर। लेकिन ये भी समझना होगा अमेरिका की जो कूटनीति है ये काफी नए दौर की है। अमेरिका फर्स्ट की लॉजिक के साथ ट्रंप सरकार जो मैदान में उतरी है, मैं कहूँगा अगर आप कूटनीति के हिसाब से देखें तो सारे देश या फिर सारी दुनिया इस पर एक तरह से दबाव में आती है इस तरह की कूटनीति के साथ। और ये जो शुरुआत है इस डील की, या फिर ये जो डील की बात हो रही है, मैं कहूंगा ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है और लंबे समय के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की कूटनीति के साथ ट्रंप दुनिया के सामने उतरते हैं। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर नजर लगातार डोनाल्ड ट्रंप के एक एक कदम पर बनी हुई है हम सभी की कि आखिर अब अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से वो अपनी कूटनीति के जरिए दुनिया में अपनी पहुंच और बढ़ाते, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, आप बने रहिए हमारे साथ। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश में पिछले साल तख्ता पलट होने के बाद अब एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम के इस्तीफे से यूनुस अभी उभर भी नहीं पाए थे कि बांग्लादेश आर्मी चीफ ने सभी नेताओं को एक चेतावनी दे दी है। सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया है बांग्लादेश के नेताओं से कि आपस में ना उलझे और ये चेतावनी दी गई है। और क्या कुछ कहा गया है, एक बार नजर ग्राफिक्स से जरिए डालते हैं, फिर करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा। तो सीधे तौर पर बांग्लादेश में क्या एक बार फिर से होगा तख्ता पलट? आर्मी चीफ जनरल वकार उस्मान ने आशंका ये जता दी है तख्ता पलट को लेकर के आंतरिक राजनीति में दिलचस्पी कहीं ना कहीं आर्मी चीफ इन दिनों लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां उन्होंने एक तरफ हम देखें तो चिंता भी जाहिर की है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी सभी नेताओं को दी है। देश के लोगों को पढ़ा रहे हैं देश प्रेम का पाठ। आर्मी चीफ इस वक्त देश के लोगों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अलग अलग सियासी हलचल देखने को मिल रही है। यूनुस सरकार की अराजकता से परेशान है बांग्लादेश की जनता, ये बात कही गई है। यानी कि जब से ये तख्ता पलट हुआ है तब से वहां की जनता भी परेशान है। और हालांकि आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से हिंदुओं पर लगातार जो हमले हो रहे हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही छात्र नेता नाहिद इस्लाम का कैबिनेट से इस्तीफा जो हाल ही में दिया गया, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो नाहिद इस्लाम की तरफ से जब तख्ता पलट हुआ था तो उसमें भी अहम भूमिका हम सभी ने देखी थी। इसके साथ ही अगले उस पर रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि नेताओं को आर्मी चीफ की तरफ से सीधे तौर पर यह वार्निंग दी गई है कि दांव पर लग सकती है देश की संप्रभुता, ये बात कही गई है। यानी कि जो नेता आपस में लड़ भिड़ रहे हैं उनको समझना होगा। साल 2009 के नरसंहार पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात तमाम कही गई है आर्मी चीफ की तरफ से। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरे लोग उठा सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। देश की जो संप्रभुता है उस पर कहीं ना कहीं खतरा है। एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे तो अच्छा अंजाम इसका नहीं होगा, ये बात कही गई है। इसी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखिए तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब एक बार फिर से तख्ता पलट की जो आहट है वो कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। नहीं कृतिका, बांग्लादेश की जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं 5 अगस्त 2024 के बाद से। पूरे जो सरकार के नाम पर जो कुछ भी है वहां पे ये सोशल मीडिया पर ये सरकार चलाया जा रहा है। अगर सरकार चालू है तो पहली बात। दूसरी बात है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर भी एक मोमोक्रेसी में तब्दील हो गया है। कोई किसी को किसी जगह पे भी अगर हो सके तो 3, 4, 5, 10 लोगों की भीड़ कुछ किसी को मार देते हैं। किसी का, जैसे आपने बताया कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर
कत्लेआम हो जा रहा है। तो इससे पूरा देश की जो जनता है वो नाराज है और 5 अगस्त की तथाकथित जो रिवॉल्यूशन है इसके बारे में लोगों की जो एक सहानुभूति हुआ करता था वो उठ चुके हैं। तो इसके बाद अब एक चुनाव की दबाव पूरे दुनिया से आने लगे हैं बांग्लादेश के ऊपर, जिस चुनाव को यूनुस सरकार ने टालने की कोशिश में था। बिल्कुल। तो अब क्या हो गया, जब चुनाव करना जरूरी हो गया तो ये जो तथाकथित छात्र नेता हुआ करते थे, जिनकी बारे में काफी सारे संदेह है देश के लोगों का, वो सारे अब निकल के एक राजनीतिक दल शुक्रवार को वो घोषणा करने जा रहा है, शायद ऐसा ही बताया जा रहा है। तो इसमें एक तो है कि एक तरफ बीएनपी है, दूसरे तरफ चाहे आप जितना भी कहे, लेकिन अवामी लीग एक राजनीतिक दल है जिसको बांग्लादेश से अलग करना मुश्किल है। और ये समझकर ये जो छात्र नेता नाम पर ये लोग काम कर रहे थे पीछे से, तो ये लोग भी अभी राजनीति के मैदान में उतारने की कोशिश में है। कम से कम एक राजनीति की मुखौटा पहन के अगर चुनाव में उतरा जाए तो ये कोशिश इनकी तरफ से किया जा रहा है। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर लगातार अगर हम देखें तो बांग्लादेश में सियासी तख्तापलट की हलचल इस वक्त नजर आ रही है और ऐसे में देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ और बांग्लादेश में सियासी हलचल होती है। सियासी हलचल पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।